आज हम अपना लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम से स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसी का शॉर्ट फॉर्म लोग बीपीटी बोलते हैं, पीपीटी। और इसका और नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम। हम लोग आज अपना यहां से स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें क्या बताता है। ये थ्योरम एक्चुअली में है क्या? ये क्या बोला जाता है कि आप एक ट्रायंगल है, ध्यान से समझना, एक ट्रायंगल है, आप कोई एक साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ किया, पैरेलल दिखाने के लिए हमने एरो दिखा दिया। एरो दिखा दिया मतलब एरो दिखाने के बाद दोनों भी पैरेलल है। पैरेलल से तो इसमें क्या बोला जाता है कि अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी और ई इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है, किसके बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है, तो इसका साइड प्रोपोर्शन में आ जाता है। मतलब एडी अपॉन बीडी, एई अपॉन ईसी, एडी अपॉन बीडी, और इधर से एडी अपॉन बीडी हुआ तो इधर से एई अपॉन ईसी होगा। ठीक है, यही पार्ट होता है थ्योरम का। हम वर्ड में नहीं लिखने जा रहे हैं, हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, एक साइड के बीसी ड्रॉ किए तो इसे बाकी दो साइड को ये डिवाइड कर देगा, तो उसका जो रेशियो होगा एडी अपॉन बीडी और एई अपॉन ईसी दोनों इक्वल होगा। ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। अब इसका प्रूफ एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रूफ देख लेते हैं या पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस कर ले, बाद में प्रूफ देखें? तुम लोग बताओ, पहले इसका प्रूफ देखते हैं। पहले प्रूफ देखते हैं, पहले प्रूफ। चलो पहले प्रूफ देख लेते हैं क्या। ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें एडी लाना है। बस तुम इस चीज का ध्यान रखो कि इसके लिए बेसिक जो प्रीरिक्विजिट है इसके लिए वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल आना चाहिए। हाफ इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पहले अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको समझ में आ रहा है, सर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। मान लो ये ट्रायंगल है और इसका हमें एरिया फाइंड करना है। मैं नाम दे देता हूं इसका। मान लो ए है, बी है, सी है। बेस क्या होता है? बेस किसको बोला जाता है? और हाइट क्या होता है? हाइट एल्टीट्यूड क्या होता है? कोई बता सकते हो बेस क्या? सर जिस पे एल्टीट्यूड स्टार्ट करता है उसे बेस कहते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। मतलब सामने वाले वर्टेक्स पे, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, सामने वाले वर्टेक्स से जिस साइड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है, जिस साइड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है, सामने वाले वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स से जहां पे परपेंडिकुलर, जिस साइड पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा, जिस पे डाला जाएगा, जिस पे परपेंडिकुलर आएगा उसे बेस बोलेंगे और इसे हाइट बोलेंगे या एल्टीट्यूड बोलेंगे। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि इस पे परपेंडिकुलर डालना है तो हमेशा वर्टेक्स से आना चाहिए। ठीक है, इस वर्टेक्स से सामने अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर डालो, तो जो जिस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है उसे बेस बोलते हैं और जो परपेंडिकुलर होता है उसे हाइट बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डी नाम दे दें तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ इंटू बीसी इंटू एडी। क्लियर है? यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा इसका हाफ इंटू बीसी इंटू एडी आएगा। एक और मैं डायग्राम देता हूं और तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है।
यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है हमें। यहाँ पे हमें एक एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इंटू AC इंटू BD। चलो हम लोग ए से परपेंडिकुलर सपोज डाल रहे हैं, हम लोग ए से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ए से जो परपेंडिकुलर आएगा CB के प्रोड्यूस पार्ट पे आएगा, CB के प्रोड्यूस पार्ट पे परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ ए परपेंडिकुलर आएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। तो हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ इसका एरिया निकालने के लिए। इसका एरिया क्या लिखेंगे? इसका एरिया भी हम लोग क्या लिखेंगे? हाफ इंटू, इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू BC इंटू हाइट हम लोग AD लिखेंगे। यहाँ पे एरिया लिखोगे तो सामने वाले वर्टेक्स से इसके प्रोड्यूस पार्ट पे हाइट आ रहा है, वही हाइट हम लोग इसके लिए लिखेंगे। तो इसका भी एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या लिखेंगे? इसका हाफ इंटू BC इसका बेस है BC, और हाइट कितना आ रहा है उससे, भले ही इसके प्रोड्यूस पार्ट पे BC इंटू यहाँ पे भी AD लिखेंगे। अगर जिसे ए समझ में आ रहा है तो हम लोग इसका प्रूफ इजिली समझ सकते हैं। देखो, मैं किसी भी चीज को रटवाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं हर एक चीजों को आप समझो। हम लोग एरिया का क्या क्यों यूज कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक हम लोग को प्रूफ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तुम सोचो यहाँ पे कि मुझे AD और BD का रेशियो निकालना है, AD और BD का रेशियो निकालना है। तो हम लोग चाहेंगे कि इसको बेस बना के एक ट्रायंगल बनाए, एक बार इसको बेस बना के ट्रायंगल बनाए और दोनों का रेशियो निकालो। ठीक है, चलो ये पार्ट लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तब हम लोग प्रूफ पे आते हैं। यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा हाफ इंटू BC इंटू AD, यहाँ पे होगा हाफ। इस ट्रायंगल का पूछा जा रहा है तो बेस ए है और हाइट का लेंथ ए है। हाइट मतलब हाइट का लेंथ भले ही इसके प्रोड्यूस पार्ट पे है बट एल्टीट्यूड का लेंथ AD है, इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस ए है और हाइट का लेंथ AD है। इतना लिखो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के इसके प्रूफ पे आ जाते हैं। सभी को इतना क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे क्या? हाँ सर। यस। तो मेरे को सेकंड वाला नहीं समझ में आया। हाँ सर, मुझे भी सेकंड वाला नहीं समझा। सेकंड वाला नहीं समझा मेरे को। नहीं इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम लोग इसका अपोजिट साइड क्या है? BC था। BC, हाँ। हम लोग इस साइड से इस पे परपेंडिकुलर डालना स्टार्ट किए। यस। बट BC पे नहीं आया, बट इसके प्रोड्यूस पार्ट पे तो आया। तो इसका ट्रायंगल क्या एरिया होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट इस ट्रायंगल का के लिए हाइट क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले साइड के पे परपेंडिकुलर डालो या इसके प्रोड्यूस पार्ट पे परपेंडिकुलर डालो। तो इसका इस ट्रायंगल के लिए बेस ए हो गया और हाइट ए हो गया। अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा करो, इस टोटल एरिया में से, चलो वही कर देता हूँ, तुम भी खुश मैं भी खुश। इस टोटल एरिया में से, टोटल एरिया क्या होगा? इस यहाँ से यहाँ तक हाफ इंटू CD इंटू BC CD इंटू AD। उसमें से ए वाला एरिया घटा दो, ए व्हाइट वाला एरिया घटा दो, तो ये शेडेड वाला मिल जाएगा। हाफ इंटू BD इंटू AD। यहाँ से हाफ AD कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? CD माइनस BD। हाफ इंटू
AD इंटू CD माइनस BD BC आ गया। समझ में आया? यस सर। हाँ सर समझा। तो मैं इतना बोलना चाहूंगा, भले ही आप हम लोग ये पूरा नहीं लिखने जाएंगे, हम लोग समझ जाते हैं कि अगर इसका एरिया निकालना है तो इसका बेस से है, और इसके बेस इसको क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, और भले ही इसके प्रोड्यूस पार्ट पे परपेंडिकुलर आया है, बट एल्टीट्यूड का लेंथ AD ही होगा, भले ही इसके प्रोड्यूस पार्ट पे आया है। तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस। बेस क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए? BC, क्योंकि इसी पे परपेंडिकुलर डालने की कोशिश की गई है, भले ही वो परपेंडिकुलर इसके प्रोड्यूस पार्ट पे आया है। तो बेस A होगा और हाइट AD होगा। तुम डायरेक्ट A लिखेंगे, हम इतना नहीं करने जाएंगे। क्लियर है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इतना लिखा हुआ हो गया यस सर, यस तो सर। आगे Yes. बढ़ेंगे हम लोग। हो गया सर लिख के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके प्रूफ पे, और इसका क्लियर हिंट में हमने दे दिया कि इसका प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। तुम सोचो, अगर मुझे बेस AD बनाना है इस छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया के लिए, तो परपेंडिकुलर कहां से डालना होगा? बच्चों बताओ। ई से AD की तरफ। अगर AD बेस बनाना है तो मुझे E से परपेंडिकुलर डालना होगा। तो तुम बोलो कि E से परपेंडिकुलर डाल दो। क्लियर है? अब मुझे BD, अगर हमें BD चाहिए, BD बेस बनाना है, तो परपेंडिकुलर BD पे डालना होगा। कहां से डलेगा वो? E से ही डलेगा, भले ही BD के प्रोड्यूस पार्ट पे आ रहा है। तो ट्रायंगल हमें ऐसा बनाना होगा। किसे किसे समझ में आया बालक? बच्चों तुम लोग को समझ में आया? यस सर। अगर मुझे A ट्रायंगल बनाना है, इसको बेस बनाना है, इसके तो एक ट्रायंगल बनाना होगा, और एक ट्रायंगल बनाएंगे ऐसा, तो बेस इंटू हाइट हमारा A होगा। क्लियर है? अब इस पार्ट के लिए आओ, AE को बेस बनाना है। AE को बेस बनाने के लिए कहां से परपेंडिकुलर डालना होगा? तो तुम बोलोगे सर ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हो आप। अगर मुझे AE को बेस बनाना है तो उसके अपोजिट वाले से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो डाल दो, यहां से परपेंडिकुलर डाल देता है। देखो, अपने को पढ़ाने का मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पढ़ो तो मन से पढ़ो। ऐसा ना हो कि एग्जाम के दिन तुम्हें रटना पड़े, अरे यार क्या था यार, सर तो ऐसी प्रूफ मिला दिए थे 2-4 और प्रूफ किए थे। नहीं, मैं चाहता हूँ आप चीजों को समझें। अब तुम सोचो, EC को बेस बनाना है, तो एक ट्रायंगल बनाना होगा। EC को बेस रहते हुए, EC को बेस बनाते हुए एक ट्रायंगल बनाना होगा। तो तुम बोलोगे सर आप इसको मिलाओ ना सर, ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो इसी बेस पे है, और इसके लिए परपेंडिकुलर A वाला पार्ट होगा, क्योंकि इसके EC बेस ले रहे हैं, तो इसके सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, भले ही इसके प्रोड्यूस पार्ट पे परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है, मान लो कि क्या हुआ, समझ में आया? इतना सभी को क्लियर है क्या? नहीं सर। किसे क्लियर नहीं है इतना तक? मुझे सर। क्यों क्लियर नहीं है? सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, इसके लिए एक और बार समझाइए ना। हाँ चलो फिर से एक बार बच्चों ध्यान से देखें, एक बार सारे बच्चे फिर से बोर्ड पे फोकस करें। मुझे AD, अब इतना मैं हिंट पहले ही दे रहा हूं कि इसका प्रूफ के लिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के प्रूफ के लिए और थेल्स थ्योरम के प्रूफ के लिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करना है। मुझे AD चाहिए, AD लाने के लिए AD को बेस बनाते हुए एक ट्रायंगल बनाएंगे, और AD को बेस बनाने के लिए इसके अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर डालेंगे, अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे। उसी तरह BD को बेस बनाते हुए एक ट्रायंगल BD को बेस बनाते हुए कौन सा ट्रायंगल बनाओगे? तुम यही बनाओगे ना दोस्त, यही बनाओगे ना? हाँ। BD को एक बेस बनाते हुए, और इसके लिए BD बेस तो हाइट चाहिए, तो हाइट इससे परपेंडिकुलर डालेंगे। जो ऑब्ट्यूज होगा इसके प्रोड्यूस पार्ट पे परपेंडिकुलर आएगा। इन द सेम वे रेट से हमने दिखाया है, मुझे AE बेस बनाना है तो कहां से परपेंडिकुलर डालना होगा? D से परपेंडिकुलर डालना होगा। कहां से परपेंडिकुलर डालना होगा? D से परपेंडिकुलर डालना होगा। अब मुझे EC को बेस बनाना है, EC को बेस बनाते हुए ट्रायंगल ऐसा है, तो यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ से प्रोड्यूस पार्ट पे आएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है।
यस अब आ जाओ फिर, अब आ जाओ प्रूफ पे। चलो तो हम लोग पहले इसको बेस बनाते हुए इसका हाइट यूज करते हुए हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। हाफ इंटू हमें AD इंट्रोड्यूस करना है तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे m दे देता हूँ, इसको n दे देता हूँ। क्लियर है? मैं भी सोच तो क्या हो जाएगा, चलो इसको d के साथ m दे देता हूँ और e के साथ n दे देता हूँ। चलो क्लियर, हाफ इंटू AD इंटू क्या होगा, EM ना, हाँ EN, सॉरी EN। अब हमें BD को बेस बनाते हुए ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मतलब एरिया क्या लिखेंगे, BDE लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो हाफ इंटू बेस क्या होगा, BD, और हाइट क्या होगा, EN। BD पे EN होगा। ठीक है, अब तुम सोचो मुझे AD बाई BD लाना है, मतलब दोनों को डिवाइड करना होगा। अगर मुझे AD बाई BD लाना है मतलब हाफ हाफ कैंसिल, EN कैंसिल, मतलब दोनों को डिवाइड करना होगा। डिवाइड करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, हाफ इंटू AD इंटू EN हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EN। हाफ इंटू BD इंटू EN। इतना सभी को क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है इतना? हमने Yes, यहाँ sir. पे डिवाइड Yes, क्यों sir. किया, क्योंकि मुझे AD Yes, बाई BD चाहिए था। अब कैंसिल करें, हाफ हाफ कैंसिल, EN कैंसिल, यहाँ से क्या आ AD गया, equals AD to बाई BD। AD upon BD. क्लियर है? अब हम लोग अपना रास्ता फिर इसके पीछे अब अपना दिमाग चलाते हैं। मुझे AE लाना है तो फिर से मुझे ADE का ट्रायंगल का एरिया लिखना होगा, और हाफ ADE का इंटू ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। बेकार में इतना पेज, इतना बोर्ड बर्बाद हो गया ना, चलो क्या कर सकते हैं। हाफ इंटू क्या लिखेंगे इस बार, इसको बेस AE। बनाता हुआ, यस सर, AE इंटू AE DM। होप कि ये बोर्ड के अंदर आ रहा है, होप कि ये बोर्ड के फ्रेम में आ रहा है, बहुत अच्छे। अब हम लोग इसको बेस बनाता हुआ ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। इसका क्या आएगा, हाफ इंटू AE इंटू हाफ इंटू सॉरी EC इंटू DM। फिर से मुझे AE बाई EC चाहिए तो दोनों को डिवाइड करोगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो हाफ हाफ कैंसिल, DM कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, AE बाई EC। इतना सभी को क्लियर होना चाहिए, इतना क्लियर है? यस सर। Sir. क्लियर है? अब तुम सोचो, अब हम ये दोनों को बराबर करना है, अब मुझे इसे और इसे बराबर करना है, मतलब लेफ्ट हैंड वाला भी इसका, ये दोनों आपस में भी बराबर होना पड़ेगा, तभी जाके ये दोनों बराबर होगा। अब इस पार्ट और इस पार्ट को ऑब्जर्व करता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, आधा मन खुश हो गया। सेकंड पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE है, गड़बड़। अगर ऊपर ADE है, नीचे भी BDE हो जाता और यहाँ भी BDE हो जाता, तो A पार्ट और A पार्ट बराबर होता, तो A और A बराबर होगा। इसका मतलब है कि होना होगा, क्योंकि CDE और BDE बराबर होना होगा, तभी जाके बराबर होगा। अब तुम सोचो, 9th में एक थ्योरम पढ़ा गया था सर, वो पैरेलल लाइन जो DE है उसकी वजह से जो क्वाड्रिलेटरल DB
सीई में ट्रायंगल बीडी और सीडी का एरिया इक्वल होगा। ध्यान से देखो तुम लोग, ध्यान से देखना, ध्यान से सब बच्चे। एक थ्योरम 9th में पढ़ना था, 9th में एक थ्योरम पढ़ना था कि आप ट्रायंगल सेम बेस में, सेम बेस है, दो ट्रायंगल है जिसका सेम बेस है, बट इसका एक दोनों का वर्टेक्स दोनों के इसके पैरेलल लाइंस पे है। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ और एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ, सेम बेस हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। सर वो सर्कल्स में था ना, सर्कल। सर्कल्स नहीं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स में था। हाँ, तो चलो अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, सर यहाँ वो अगर नहीं, सेम बेस हो, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिखता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स with same base and between same parallel line, दोनों पैरेलल लाइन, ए और ए पैरेलल लाइन है, तो सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में दोनों ट्रायंगल है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विथ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। अब मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है तुम लोगों से, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? यहाँ पे सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर आता है तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल क्यों हो जाता है? मुझे इसका रीजन चाहिए। तुम बोलोगे कि सर बेस तो सेम है, तो आप परपेंडिकुलर डालोगे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इसका हाइट भी इक्वल हो जाएगा। यस सर, इसीलिए इसका एरिया इक्वल होगा। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर, स्कूल के बच्चे सबको समझ में आ रहा है? नो सर। यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस तो सेम ही है दोनों का, इस ट्रायंगल का भी बेस सेम है, इस ट्रायंगल का भी बेस सेम है, और बिटवीन दो पैरेलल लाइन के बीच होगा तो इसका हाइट भी तो सेम हो जाएगा। रेलवे लाइन का ट्रैक है अगर स्ट्रेट, तो दोनों के कहीं पे भी मिलाएंगे। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइन का मतलब होता है आप कहीं पे दोनों के बीच का डिस्टेंस देखोगे सब सेम रहेगा, यही होता है ना पैरेलल लाइन का मतलब। हाँ सर। यस। तो इस बेस पे आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालो और इसके इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालो, हाइट दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो हाइट भी सेम हो गया, बेस तो ऑलरेडी सेम था, इसलिए एरिया इक्वल होगा। क्लियर है? अब हाँ आते हैं हम सर। अपने क्वेश्चन पे। हाँ सर। अब तुम सोचो, हमने ऊपर वाला ADE और ADE तो ऑलरेडी इक्वल हो चुका है, अब मुझे BDE और CDE इक्वल करना है। तुम्हें दिख रहा है ये दोनों ट्रायंगल के बारे में अगर हम लोग देखें, AD और BD दोनों किसी सेम बेस पे है क्या? तुम बोलोगे ना सर यहाँ भी D है यहाँ भी D है, मतलब इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का बेस है DE, सेम बेस है, और ये दोनों का वर्टेक्स सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। सेम पैरेलल लाइन मतलब D और BC के बीच में ट्रायंगल है, इसका मतलब दोनों का एरिया इक्वल होगा। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो दो ट्रायंगल है, कौन कौन सा ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल? BDE and CDE. BDE and triangle CDE are triangle BDE and CDE have same base DE and they are between same parallel lines। किसके किसके बीच में है?
DE एंड BC, दोनों BC और DE दोनों पैरेलल लाइन था, एरो मैंने बनाया मतलब पैरेलल लाइन है, तो दोनों सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस में, मतलब ये दोनों का एरिया बराबर होगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE दोनों इक्वल होगा। अब ये दोनों भी इक्वल की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन CDE के जगह पे भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, BDE लिख सकते हैं। हम लोग इसके जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, चलो मैं फिर से लिखता हूँ। इसलिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE दोनों इक्वल होगा। और एक कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। अगर नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं, अभी समझ में तो आ गया, डायग्राम बना लेना वहां पे। इसका मतलब हम CDE के जगह पे हम लोग BDE लिख सकते हैं। तो BDA क्या है, AE by AC, ठीक है। और यहाँ पे ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है ED by BD, और यहाँ पे ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD है AE by AC। तो फ्रॉम 1 और फ्रॉम 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AD अपॉन AE, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 से ऐसा प्रूव कर सकते हैं। ये जगह नहीं था इसलिए मैंने वहीं पे दिखा दिया। एक बार अच्छे से लिख लो, ये सारी चीजें जो बताया गया, सारी चीजें जो बताया गया है, अच्छे से लिखें। और कुछ डाउट आ रहा है तो आप यू आर फ्री टू आस्क। सर वो जो स्टेटमेंट लिखे आपने, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE हैव सेम बेस DE, तो सर देखो ना यार, यहाँ पे डी और यहाँ पे डी है, तो दोनों सेम है, तो सेम एक मिलेगा ना बेस, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल सेम बेस में है, डी बेस में, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, इसलिए एरिया इक्वल हो गया। ये कॉन्सेप्ट लिख लो पहले। अभी भी समझ में नहीं आया सर एक बार वो कॉन्सेप्ट वापस समझो ना। सर समझ आ गया पूरा। पहले लिख लो, इसके बाद हमें ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से समझाऊंगा। ये छोटा वाला कॉन्सेप्ट मैं फिर से सर मेरा प्रूफ हो गया। सर मेरा तो बाकी समझ में आ बच्चों गया। को, बाकी जिन बच्चों को नहीं आ रहा उनके लिए थोड़ा सा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं उनको फिर से समझाऊंगा अभी 2 मिनट में। ये वाला पार्ट सिर्फ 9th वाला पार्ट। सर हो गया लिख के? सर हो गया लिख के। ठीक है, तो मैं मिटाता हूँ। सबका हो गया लिखा हुआ, कंप्लीटेड? यस चलो मतलब थेल्स थ्योरम और बीपीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही ज्यादा, बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम। बोर्ड्स के लिए नहीं, आगे भी कहीं कहीं यूज होता रहेगा ये थ्योरम, मतलब 11th 12th में भी यूज होता रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखें। एक बार और मैं इस थ्योरम के बारे में लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग 9th वाला कॉन्सेप्ट जो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो समझाता हूँ मैं। एक थ्योरम बोलता है एबीसी एक ट्रायंगल है, आप डी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो बीसी के, तो जो इस एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किए हो तो बाकी 2 साइड को डिवाइड करेगा, तो एक प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, मतलब एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए अपॉन
EC, और हमने ये पार्ट अभी हमने अच्छे से पूरा डिटेल में हमने इसे प्रूव किया। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर 9th वाला कॉन्सेप्ट मुझे फिर से समझाओ। ध्यान से देखें, कोई बात नहीं, एकदम समझना है बस। मैं यही बोलूंगा, जिसका ज्योमेट्री उसी बच्चे का सही होता है जो खुद से सोचता है। डायग्राम मैंने क्या बताया था, 9th से ही मैं बता रहा हूँ सब बच्चों को कि बच्चों आप लोग अपना दिमाग खोलें, डायग्राम में ही सॉल्व कर लें, डायग्राम से ही लेआउट बना लें, उसके बाद लिखना स्टार्ट करें। तो ध्यान से समझें, कॉन्सेप्ट है सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, एक सेम बेस के बीच में है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। सेम बेस कौन सा है, ए वाला, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन से ए लाइन और ए लाइन क्या है, पैरेलल है। इसका हाइट जब निकालोगे और इसका हाइट निकालोगे, बेस तो सेम ऑलरेडी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस तो ऑलरेडी सेम है। तो अब अगर हाइट भी सेम हो जाता है तो एरिया इक्वल होगा। जब ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है तो हाइट मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम ही होता है ना, चाहे यहाँ से आप निकालो या यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, ए लेंथ और ए लेंथ भी इक्वल होगा, तो हाइट भी इक्वल हो गया। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बीपीटी पे, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब तक करोगे नहीं जब तक ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, मैं ये वाला कॉन्सेप्ट मिटा दे रहा हूँ। चलो सब लोग रेडी हो क्वेश्चन के लिए? हाँ सर। चलो फिर आ जाओ, फिर क्वेश्चन सीख लेते हैं। छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं वर्ड में जैसे बुक में है वैसे ही लिखता हूं मैं बोर्ड पे। इन ट्रायंगल एबीसी, सबसे पहले डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ के। डी एंड ई आर पॉइंट्स on the sides AB and AC respectively, such that DE parallel to BC। इसमें पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इफ AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड AC। इस क्वेश्चन को ट्राई करें। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाओ। यहाँ पे सबसे पहला काम वही है, क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना। सर आंसर 12 है। देखते हैं। सर सॉरी सर 20 होगा आंसर सर, वो AC में को EC सुनाई दिया था। अच्छा, कोई बात नहीं। कुलदीप, सब डाउट क्लियर हो रहा है ना तुम्हारा, कि कोई डाउट बच जा रहा है? नो सर कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। सब क्लियर हो गया ना तुम्हारा जो भी डाउट था? यस सर। सर मैं थोड़ा सा पहले पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो अभी बन रहा है, बुक रीडिंग करता वो तो था है मैं। नहीं, मगर बीच बीच में तुम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हो ना, कि सर इसका टोटल इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, क्या होगा, वो सब मैं बोल रहा हूँ। वो सब भी सब क्लियर हो रहा है ना? यस सर सब क्लियर है। बस 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 यही चाहिए। अगर क्लियर नहीं हुआ तो पढ़ने का मतलब क्या है, वही बात है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को, और ध्यान से समझें, ध्यान से समझें।
इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन, पहले इन ट्रायंगल एबीसी मतलब एक ट्रायंगल बना लो। D and E are points on side BAB and AC। AB पे है, देखो देखो पढ़ के, D है AB पे और E है AC पे, इसलिए रेस्पेक्टिवली लिखा है। इस पे D है और इस पे E है, और D मिलाने पे पैरेलल टू BC है। जहां पैरेलल वर्ड आ जाए तो आप लोग एरो बना देना ऐसे, तो समझने में आसानी होगा। एरो बना देने के बाद कोई भी समझ जाएगा कि अच्छा ये दोनों पैरेलल की बात कर रहा है। तुम बोलोगे अरे सर पैरेलल हो गया तो बीपीटी लगाओ ना, तो चलो बीपीटी लगाओ, सब बच्चे लगाओ और बताओ आंसर मुझे। लगाओ फ्रॉम बीपीटी बीपीटी से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एडी कितना है 6 है, बीडी क्या है 9 है, एई क्या है 8 है, ईसी क्या है, ईसी नहीं पता, ईसी निकलेगा यहाँ से। 4 चीज है, 4 चीज में अगर 3 हम, अगर 4 चीज है और उसमें 3 चीज आपको मालूम है तो चौथा आप अपने आप ही निकाल सकते हो। तो 12 का आंसर है तो इसमें 3 अगर नोन हो जाए तो 4th आप अपने आप फाइंड कर सकते हो। तो 4th फाइंड करने के लिए ईसी इधर है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 ईसी इक्वल टू 9, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कभी भी आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड ना करें, पहले आप ईसी निकालो, क्या होगा 9 इंटू 8 बाई 6, पहले कट करा लो उसके बाद मल्टीप्लाई करना, हमेशा ध्यान रखना। 3 2 जा 6, ये 4, 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा 12। इसी है 12, यही पहले डायग्राम में ही बनाना चाहो तो बना लो। एडी है 6 सेंटीमीटर, बीडी है 9 सेंटीमीटर, एई है 8 सेंटीमीटर, तो ईसी हमारा क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है एसी, और एसी क्या होगा एई प्लस ईसी होगा। एई प्लस ईसी होगा, क्या हो जाएगा 8 प्लस 20 सेंटीमीटर। बोलो हाँ सर। मैंने ना 6/9 स्टार्टिंग में आपने लिखे हैं, 6/9 इज इक्वल टू 8/EC, तो मैंने 3 से पहले से डिवाइड कर दिया, 3 2 जा और 3 3 जा, फिर भी मेरा आंसर EC इज इक्वल टू 12 आंसर आ रहा है, तो सही है क्या वो? वही आएगा ना, वो भी मैथ सही है ना दोस्त, यहाँ पे 3 से पहले ही कर दिया, बाद में क्या, सेम ही है, नो डाउट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है। चलो हो गया सबका लिखा हुआ, मैं यहाँ पे डेटा चेंज करूंगा और बाकी तुम्हें सर 1 मिनट सर। आज अपना वेदांत आया है क्या, वेदांत कोठारी? हाँ हो सर। तो लास्ट में अटेंडेंस भूलना मत तुम, सब लोग बच्चे चले जाएंगे, केवल स्कूल के बच्चे बचेंगे, तो अटेंडेंस लेना ना भूलें। जरूर सर। और समित भी आया क्या? समित आज नहीं आया क्या? नहीं सर। नहीं सर, नहीं आया, कल भी नहीं आया था। ओके, कोई बात नहीं। अभी इवनिंग में पढ़ने में मजा आ रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ सर। यस सर। चलो बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ तुम लोग मन लगा के पढ़ो, इस बार बोर्ड में सब 90s में लाओ मार्क्स मैथ्स में, हालांकि ओवरऑल में लाओ, बट मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैथ्स के बारे में बोल रहा हूँ। तुम लोग एकदम 90s में लाओ मैथ्स में,
सर जरूर। हाँ ठीक है, सर। कौन कौन लाएगा मैथ्स में 90s में? मैं सर सर। मैं सर मैं। सर मैं। चलो बस मेहनत करते रहो, सर मैं। आएगा सर मैं। बस। चलो बहुत 90 अच्छे, बहुत अच्छे, यही जोश के साथ हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसी जोश के साथ। जो बच्चे अभी तक नहीं बोले हैं मतलब उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और जो खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आगे बढ़ने के लिए खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, उसके बाद अनिकेत सर पे कॉन्फिडेंस रखें। पहले आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखें। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो। और इस बार क्वेश्चन कौन कर लेता है? एडी है 4 सेंटीमीटर, मैं जो जो मेजरमेंट है वो दे देता हूं मैं। एडी है 4 सेंटीमीटर, एई है 8 सेंटीमीटर, बीडी है या डीबी है x माइनस 4 सेंटीमीटर। एंड ईसी है 3x माइनस 19 सेंटीमीटर। देन फाइंड x। फाइंड x। x is equal to 11. सर x इक्वल टू 11। ठीक है, देखते हैं। x equals to 11. ओके, चलो डायग्राम बनाओ पहले, और डायग्राम बना लो पहले। बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे? बाकी बच्चे भी बताएं आंसर। बाकी बच्चे को भी टाइम दिया जा रहा है, थोड़ा टाइम और लो, 2 मिनट। और बच्चे बताएं कि सर हो गया। सब बच्चे करेंगे तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। सर x is equal to 11. अभी मैं डायग्राम बनाता हूँ। ए है, बी है, सी है और डीई पैरेलल है। पैरेलल है तो हम लोग एरो बनाना नहीं बोलेंगे। पैरेलल है तो एरो बनाना हम लोग नहीं बोलेंगे। एडी क्या दिया हुआ है? जो जो दिया हुआ है लिख लो। एडी है 4 सेंटीमीटर। बीडी क्या दिया हुआ है? x माइनस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी सेंटीमीटर नहीं लिखना है, जगह नहीं बच रहा है। एई है 8 सेंटीमीटर 8 centimeter. और ईसी है 3x x माइनस minus 19. 19 सेंटीमीटर। तो फिर से हमें बीपीटी लगाना है, क्योंकि बीपीटी लगाएंगे क्या लिखेंगे? फ्रॉम बीपीटी। वो रटना नहीं है, ध्यान से ऐसे पेन घुमाना है। देखो ध्यान से पेन कैसे घुमाना है। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसे। दिस अपॉन दिस, ऐसे पेन घुमाना है। समझ रहे हो? एडी अपॉन बीडी बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे पेन घुमाना। दिस अपॉन दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एडी अपॉन बीडी, और यहाँ पे क्या होगा? एई अपॉन ईसी। हर एक क्वेश्चन में मैं सेम ही लिखना पड़ेगा, अगले बार से मैं ये स्टेप स्किप कर दूंगा। तो क्या होगा? 4 अपॉन x माइनस 4, और यहाँ पे क्या आएगा? 8 अपॉन 3x माइनस 19। तुम बोलोगे सर 4 से इसको कट करो ना, 4 2 जा,
कर दो। तुम बोलोगे सर कट क्यों कर रहे हो, ये इधर मल्टीप्लाई में तो दूसरे साइड क्या आएगा, डिवाइड में आता, कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे 1 बच गया, 1 से a मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 19, ये 2 है, ये इधर डिवाइड में तो दूसरे साइड मल्टीप्लाई में हो जाना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हो। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 4, क्या हो जाएगा 3x माइनस 19 इक्वल टू 2x माइनस 8, 2x को इधर लाओ 19 को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 8 प्लस 19 और x क्या आ जाएगा 11। क्लियर है? यस सर। अगला क्वेश्चन का लेवल फिर से मैं बढ़ाने जा रहा हूं और अगला क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आया हुआ है वो क्वेश्चन दिया जाएगा अभी। एक बार जल्दी से जिनका नहीं हुआ है लिख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे आज, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है पहले। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा सब पैरामीटर चेंज करेंगे, कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं मिटाता हूं इसे, जो भी है वो सब चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन में दिया हुआ एडी दिया हुआ 4x माइनस 3, सेंटीमीटर में अभी नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, तुम लोग सेंटीमीटर समझ लेना। 8x माइनस 7 है, नहीं, ए है 3x माइनस 1, ये है 8x माइनस 7, कॉमा, एंड EC है 5x माइनस 3, देन फाइंड x। सर एक फ्रैक्शन में है। हो सकता है, पता नहीं, आंसर तो फ्रैक्शन में शायद नहीं है।
डायग्राम बनाओ पहले। सर समझ नहीं आ रहा है, एक बार बता दीजिए। बता रहे हैं, बट डायग्राम खुद से पहले ट्राई करो, डायग्राम बना लो। ए है, नहीं सर खुद से ट्राई किया, उसके बाद ही मैं बोला। बी है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूँ, इसीलिए तो मैं हूँ यहाँ पे तुम लोग को सिखाने के लिए। कहीं भी डाउट आए पूछें, ठीक है। डी पैरेलल टू बीसी मतलब एरो दिखा दो। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, आगे फिर से यूज करना होगा तो तुम लोग सोचना बिल्कुल मत। पैरेलल मतलब एरो दोनों पे बना दो, समझ में आ जाएगा। अगर मान लो और भी पैरेलल होता तो दो दो एरो देते हैं, दूसरा लाइन को पैरेलल दिखता मुझे, ठीक है। डायग्राम में ही तुम्हारा लेआउट बन जाना चाहिए, तब जाके ज्योमेट्री में तुमको मजा आएगा, ठीक है। डायग्राम में ही तुम्हारा आंसर तक आ जाना चाहिए। अच्छा ए कंग्रुएंट करेंगे, ए बीपीटी लगाएंगे तो ऐसा होगा, एक करेंगे तो ऐसा होगा, तो ए बराबर हो जाएगा। डायग्राम को ही गंदा करके उसको एकदम लेआउट बन जाना चाहिए, उसके बाद लिखना स्टार्ट करना है। ए दिया हुआ है 4x माइनस 3, बीडी क्या दिया हुआ है 3x माइनस 1, ए क्या दिया हुआ है 8x माइनस 7, इसी क्या दिया हुआ है 5x माइनस 3। अब क्या होगा, बीपीटी से रेशियो बराबर होगा दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, 4x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1 सर आंसर 1 है। इक्वल टू, देखते हैं अब देखते हैं, आंसर शायद 1 नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अपॉन 5x माइनस 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 4x माइनस 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम बीपीटी, फ्रॉम बीपीटी से हमने ऐसा लिखा है। 4x माइनस 3 किससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x माइनस 3 इससे और 3x माइनस 1 इससे। और इधर क्या आएगा 8x माइनस 7 और यहाँ पे होगा 3x माइनस 1। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, 4x इंटू 5x 20x, 20x इंटू x square एक्स स्क्वायर 4x इंटू, देखो 20x मैंने square। बताया था बारी बारी से मल्टीप्लाई होता है, पहले 4x दोनों से मिल लेता है, दोस्ती कर लेता है, उसके बाद 3x माइनस 3 जाएगा ऐसे। यस तो 4x होगा 20x स्क्वायर माइनस 12x, फिर ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू प्लस इंटू 15x माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 3 इंटू 5 इज 15, 15x x 15x माइनस 3 इंटू माइनस 3, माइनस इंटू माइनस Yes, प्लस 3 इंटू 3 9। तुम बोलोगे सर ये सब बचपन वाला 9, चीज है, आप हर बार क्यों बताते रहते हो। इसलिए बताते रहता हूँ कि कुछ बच्चे अभी तक बचपन में हैं, वो सीख जाएं। 8 is a 24x square। 24x स्क्वायर, great फिर ये देखो फिर से एरो माइनस बना दे रहा हूँ। 8x चलो कुछ बच्चों के लिए, minus 8x कुछ बच्चों के लिए, सिर्फ कुछ बच्चों के लिए 8x इंटू माइनस Minus 1 मतलब 8x। माइनस minus 8x माइनस 7 इंटू minus ए करेगा तो Minus माइनस इंटू 21x। प्लस माइनस, प्लस और 7 माइनस 7 7 इंटू माइनस 7 प्लस 7। क्लियर है, फ्रेम में है प्लस 7 की Yes। बाहर चला गया, चलो बाहर गया तो ठीक नहीं सर है नहीं sir, मैं अंदर ही है। अब ये क्या हो जाएगा 20x स्क्वायर माइनस है, ये माइनस दोनों सेम दिखने वाला ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ भी x है यहाँ भी माइनस x है, 27x सेम वाला है तो दोनों सेम साइन है तो ऐड होगा, बट साइन माइनस minus का होगा। 27 plus 9 और ये क्या होगा 24x स्क्वायर minus 29x माइनस 29x प्लस 7। plus 7 प्लस 7। अब हम लोग इस पार्ट को मैं मिटाऊंगा पीपीटी आज का और यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग सारे टर्म को एक साइड लाने जा रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगा और क्वाड्रेटिक को हम एक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, मतलब आरएचएस को 0 होना चाहिए, एक साइड 0 होना चाहिए।
तो 24x² ज्यादा है तो सबको इधर ही ले जाओ, इसको भी इधर ले जाएंगे, इसको भी इधर ले जाएंगे और इसे भी इधर ले जाएंगे। तो 24x² ये 20x² पॉजिटिव में तो दूसरी साइड निगेटिव में हो जाएगा, तो 24x² माइनस 20x² आ जाएगा 4x²। ये -27x है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और उधर -29 पहले से बैठा हुआ है तो -2x बोलेगा, बना देगा। यहाँ 7 है, ये 9 है, दूसरे साइड जाएगा -9 बन के, 7 वहां पे है तो -2 हो जाएगा। 2 -2। अब यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा? 2 कॉमन लेने के बाद 2x² माइनस x माइनस 1 -x -1। ये 2 into में है तो दूसरे साइड डिवाइड में जाएगा। अब इससे ज्यादा और कॉमन नहीं ले सकते, तो अब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। अब फैक्टराइजेशन के लिए -1 × 2 -2, 2x² माइनस 2x प्लस x, 2x यहाँ से कॉमन लोगे, क्या होगा? x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? x माइनस 1 and 2x plus इंटू 1. 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x 1 आ जाएगा और एक x आ जाएगा -1/2। किसी ने सही बोला था सर, x का वैल्यू 1 आ रहा है, x का वैल्यू 1 आ रहा है। मैंने किसी ने बोला सही था बोला था सर, मैंने हाँ, बोला था बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सर। मैंने वो ट्रायल एंड एरर मेथड इस्तेमाल किया और सर यहाँ तक पहुंच गया था 1 = x × 2x - 1। तो सर उसको किया तो 1 लिया तो हो गया, आंसर आ गया। 1 = 1 हो। क्वेश्चन आता है यहाँ तक तो ले लिए, x का वैल्यू 1 आ गया, आंसर आ गया। x = -1/2 का क्या करें? x = -1/2 का क्या करें? इसको क्या ऐसे ही सर आंसर जो है सर, वो तो मतलब लेंथ जो होगी वो तो नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो सर उसको तो प्लस ही मिलेंगे। बहुत बढ़िया, यही कॉन्सेप्ट है ये। अगर x का वैल्यू पहले, जब भी x का वैल्यू है आप चेक कर लो, x का वैल्यू यहाँ रखो तो AD क्या आ जाएगा? 4 × 1 - 3 मतलब 1, 3 × 1 - 1 2, 8x - 1 = 1। x का वैल्यू 1 होगा तो AB 2, मतलब जो हमारे पास AD BD AE EC निगेटिव लेंथ है ना, साइड का लेंथ है ना, लेंथ निगेटिव नहीं होगा। जब x = -1 रखोगे, -1/2 रखोगे तो AD निगेटिव आ जाएगा, A निगेटिव आ जाएगा, A निगेटिव आ जाएगा, A निगेटिव आ जाएगा। मतलब x = ½ -1/2, x = -1/2 डिस्कार्ड करना होगा। डिस्कार्डेड क्यों डिस्कार्डेड? क्योंकि फॉर दिस वैल्यू Length ऑफ cannot x be negative. लेंथ AD निगेटिव है, BD निगेटिव है, A निगेटिव है, EC निगेटिव है, AB BD EC जो भी कोई भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि वो साइड का लेंथ है। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्कार्डेड। क्यों? क्योंकि फॉर दिस वैल्यू ऑफ x साइड बिकम्स नेगेटिव और this value of x side length becomes negative, which is not possible। ठीक है, तो हमारा आंसर सिर्फ राज करेगा x = 1 ही, क्योंकि x = 1 के कोरस्पॉन्डिंग सब पॉजिटिव है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और होप कि तुम लोग ये सारे 2 मिनट रुको सर। अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं यही बोलूंगा कि जो आज लेक्चर में हुआ है वही क्वेश्चन आप घर पे करें तभी चलेगा। कुछ बच्चे बहाना बनाते हैं, बुक ही नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे? बुक रहने से पढ़ाई नहीं होता, पढ़ने के लिए एक जज्बा चाहिए, खुद एक क्यूरियोसिटी चाहिए कि नहीं हमको पढ़ना है, सीखना है, खुद के लिए करना होता है। बुक से पढ़ाई नहीं होती है। बुक नहीं है तो उसका सोल्यूशन है कि आप मेहनत करो, जो सर क्लास में करा रहे हैं आप नोटबुक में नोट कर रहे हो, उसी को घर पे फिर से करें, दोबारा करें। ठीक है, आप किसी बच्चे के पास इस लॉकडाउन में बुक नहीं है, बिल्कुल बहाने के पीछे मत भागे कि सर मेरे पास तो बुक ही नहीं है, मैं क्या करूं सर, पढ़ने का तो बहुत मन है। नहीं,
आपका पढ़ने का मन नहीं है, इसलिए आप बुक का बहाना बना रहे हैं। ठीक है, एनीवे हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।